अब नेक्स्ट क्या पता चलता है, ब्रेन लोब्स और उनका एक्टिवेशन लेवल है वो हमें पता चलता है, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेन ही है। तो जैसा मैंने बताया था उस ब्रेन के अलग अलग लॉब्स हैं, तो उनके अंदर हमें पता चलता है। फ्रंटल लोब है, अगेन हम इसे दो भागों में लेते हैं, प्री फ्रंटल और फ्रंटल, राइट। ऑक्यूपिटल है, ये सारे जो लोब है, पेरेंटल लोब है या फिर टेम्पोरल लोब है, तो ये जो है ये दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। आधा हिस्सा इनका जैसे फ्रंटल है, प्री फ्रंटल है, तो आधा हिस्सा लेफ्ट में है तो आधा राइट। और आप देख रहे हो आपके 5-5 उंगलियां ही क्यों हो रही है, कई लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, तो वहां उसके ब्रेन डिजाइनिंग में भी अंतर होता है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस में ये 30-40 साल पहले ये प्रूव हो चुका है, उसी रिसर्च में जब पता चला था कि ब्रेन जो है वो 12-13वें सप्ताह से बनना शुरू होता है, 21वें सप्ताह से बनता है, जन्म से भी पहले। तो वहीं पर उसके तुरंत बाद भी क्लियर हो गया और रिसर्चों में पाया गया कि हमारी जो उंगलियों के जो फर्स्ट टॉप्स होते हैं, इनके जो प्रिंट हैं, आप ध्यान करें तो आधार कार्ड में हमारे पूरे हाथ की रेखाएं नहीं देखी गई, सिर्फ आपके अंगूठे और उंगलियों के टॉप हैं, उन प्रिंटों को लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो जो आपका ब्रेन डेवलप हुआ, मान लो एक मिसकैरेज हो गया 15वें सप्ताह में, राइट, और उस साइंटिस्ट को उस बच्चे की बॉडी मिली, तो उस साइंटिस्ट ने देखा कि 13वें सप्ताह से 15वें सप्ताह उस बच्चे का जो ब्रेन है वो लगभग इतना डेवलप हुआ था, लेकिन उसी के अनुसार उस बच्चे के जो टॉप थे उंगलियों के, वहां पर हल्के हल्के प्रिंट भी थे, यानी जितना ब्रेन पार्ट डेवलप था उतने ही लगभग प्रिंट उसकी उंगलियों में थे, और बाकी जो पार्ट था उंगलियों का वो ब्लैंक था। जिस बच्चे का 21वें या 22वें सप्ताह मिसकैरेज हुआ और ब्रेन पूरा बन चुका है, तो उसकी उंगलियों के प्रिंट भी कंप्लीट थे। तो ऐसी रिसर्चों में क्लियर हो गया कि हमारे ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो डायरेक्टली हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं उनसे रिलेटेड है। अभी फिंगरप्रिंट का मतलब यहाँ दोस्तों वो नहीं है जो हमारे पंडित लोग हमारी हस्तरेखाएं देखते हैं। यह हस्तरेखाओं के ज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर। बहुत लोग इस टेस्ट को जो हमारा हस्तरेखाओं का ज्ञान है उससे जोड़ लेते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये वो बात बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हमारे जो फर्स्ट पॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के और अंगूठे के, इनसे हमारे लोब्स की डिजाइनिंग कनेक्टेड है सी, और ये कुछ अपोजिट में ऐसे होती है। आपका लेफ्ट अंगूठा जो है वो उसकी जो प्रिंटिंग है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है आपका प्रीफ्रंटल के राइट साइड से, राइट, और राइट का लेफ्ट से, ऐसे कनेक्टेड है, इस तरह से लोब कनेक्टेड होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस टाइप से ये कनेक्टेड होते हैं, आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं पीपीटी के अंदर। और इन सब का अलग अलग किस पार्ट से, लेफ्ट वाले से, राइट वाले से, कौन से लोब से क्या काम होता है, ये भी मेडिकल साइंस में पता चल चुका है। और उस रिपोर्ट में भी प्रॉपर ये सारा कुछ, उस पार्टिकुलर ब्रेन का लेवल क्या है, कौन सा लोब कितना एक्टिवेट है, उस लोब से क्या क्या काम होते हैं, कौन सा एरिया जो है कैलकुलेशन में डील करता है, कौन सा इमेजिनरी मेमोरी में डील करता है, कौन सा जो है इस टाइप से अलग अलग सारे फंक्शंस के लिए है, राइट। तो सारा कुछ क्लियर होता है। इसके साथ साथ ये लोब्स के जो है थिंकिंग है, मेमोरी है, बिहेवियर है, किस किस लोब से अलग अलग है, ये काफी इंटरनल लेवल पे उसमें ऑलरेडी उस रिपोर्ट में दिया होता है, स्पेशली आपके ब्रेन के अनुसार, राइट। इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं हूं खुद दोस्तों। एक्चुअली मेरा जो ब्रेन टेस्ट हुआ तब मुझे पहली बार पता चला, तब तक मेरा रिकॉर्ड भी मेमोरी का बन चुका था और कैलकुलेशन का उस रिकॉर्ड में बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें जो है मुझे पता चला कि मेरा जो फ्रंटल लोब है, कैलकुलेशन हम उससे करते हैं और भी कई फंक्शंस होते हैं उससे, तो मैंने देखा कि मेरी रिपोर्ट में 12.06% मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट है, जबकि एवरेज वो 20 के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन बहुत कमजोर होना चाहिए। देन हमने जब उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च लेवल पे लिया और उसके पीछे के रीजनों को ढूंढा तो पता चला कि मैं कैलकुलेशन में, मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, और उसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि मुझे जो एनवायरमेंट मिला, यानी जो माइंड में जो बिलीफ मिले, वो उस कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी और जबरदस्त वाले मिले। क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो टीचर हैं, आज रिटायर्ड टीचर हैं, और वो मैथ्स का उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बिल्कुल ऐसा था प्रैक्टिकल वाला। जैसे उन्हें अगर मुझे सिखाना है फ्रैक्शंस के बारे में तो मुझे ऐसे नहीं सिखाते कि 1/3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है, नो नो नो, वो सिंपल बात करते थे, बेटा आप नहा रहे हो, ठीक है, गिलास में पानी भरा, आपको सिर में डालना है, आपने देखा गिलास 7 इंच ऊंचा है, उसमें से 2 इंच वो खाली है। कितना ऊंचा था गिलास? 7 इंच। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? इंच की बात करें तो गिलास के 7, उनमें से खाली कितना है? 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खाली गिलास कितना है, तो जितने पार्ट खाली हैं वो ऊपर लिख दो और टोटल पार्ट को नीचे लिख दो, यानी 2/7 गिलास खाली है। तो अब बताओ भरा गिलास कितना होगा? तो मैं अपने आप बता देता था 5/7 भरा है। अब जो खाली गिलास का हिस्सा है और भरे गिलास का हिस्सा है, इनको अगर ऐड करोगे तो पूरा गिलास बनना चाहिए। फिर वो ऐड करके मुझे दिखाते थे। तो इससे क्या हुआ, मैं रियल लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करने लग गया। यानी आपकी जो नोटबुक है उस पर एक्सरसाइज पूरी हो या ना हो, लेकिन जिस वक्त खेल कूद रहा होता था उस समय भी ये चीजें मेरे माइंड में आती थी और मैं रोजाना में इन चीजों को देखता था, परसेंटेज वगैरह को खेल कूद में भी मैं इस्तेमाल कर रहा था। इवन जब मैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी डैडी कोई सब्जी वगैरह लाने के दुकान पे भेजते हैं, ऐसा होता है गाँव में। तो क्या होता है, जैसे हमारे घर जो दुकान थी, जैसे मेरी पहले वाली गली है लगभग 20 कदम वो थी,
उसके बाद लगभग ये समझिए कि 60 कदम के आसपास फिर चलना पड़ता था मेन गली में, और उसके बाद फिर एक छोटी सी टर्न लेकर 15-20 कदम और चलने के बाद वो दुकान आती। तो मैं परसेंटेज मुझे कैसे सिखाया गया, पूछा गया कि बेटा ये बताओ अपनी गली में कितने कदम चलना पड़ता है दुकान के लिए, 20 कदम, नेक्स्ट वाली में 60 कदम, उसके नेक्स्ट वाली में 20 कदम। तो अब आपको पता करना है मेन गली से दुकान वाली गली जो आखिरी वाली है वो कितना परसेंट है टोटल पूरे रास्ते का। तो जोड़ के देखो तो पूरा रास्ता कितने कदम का है, 100 कदम का है। उसमें लास्ट वाला जिसकी बात हो रही है वो कितने कदम का, 20 का। तो 20/100 करो, 1/5, पूरे रास्ते का 1/5 है। परसेंटेज करना है तो इंटू 100 करो, क्योंकि 100 में से निकालना है। और 20/100 100 में से ही है, इसलिए 20 अपने आप में परसेंटेज है। 20/100 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या हुआ, खेल कूद में कदमों से ही मैं कैलकुलेशन परसेंटेज वगैरह को ऐसे देखने लग गया। यानी मेरे माइंड में जो बिलीफ मिले, जो ऐसे तरीके से मुझे वो कैलकुलेशन सिखाई गई, यानी मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना आसान कोड किया गया मैथ्स कैलकुलेशंस के लिए कि मैं अपने कमजोर ब्रेन के पार्ट से भी उस कैलकुलेशन को आसानी से कर पाया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर माँ बाप को बच्चे के ब्रेन लोब्स के एक्टिवेशन लेवल का पता चल जाए और सही काउंसलर से उनको गाइडेंस मिल जाए, तो उस काउंसलिंग में काउंसलर जो आपको बताएगा कि उस लोब की कमजोरी दूर करनी है, तो आप किस तरह से उसकी कमजोरी दूर कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज को बढ़ाएं, और कोई पार्ट ज्यादा ही तेज एक्टिव है तो उसके इफेक्ट को कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। कोई एक पार्ट तेज होगा तो दूसरा कमजोर होगा ही होगा। ओवरऑल जो बैलेंसिंग होती है हमारी, एक कॉमन एक एवरेज रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यानी जन्मजात जो कोई कमजोरी होती है, यहाँ पर इस टेस्ट के बाद माँ बाप के पास वो पावर आ जाती है और रास्ते उन्हें पता चल जाते हैं कि कैसे हम बच्चे के जन्मजात कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं, उनके माइंड को और बेहतर बनाकर उस पार्ट के लिए, यानी आपके माइंड की वो कोडिंग जो उस पार्ट से काम लेगी उसे और बेहतर बनाकर कमजोर पार्ट से भी बेहतर काम लिया जा सकता है।